हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। मेरा नाम है राजन। मैं आपका स्वागत करता हूं इनफाइनाइटेसिमल यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि बैंक एग्जामिनेशन 2025 का जो ये सीजन है, उसमें जो पहला एग्जाम है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, उसके लिए आपको कैसे बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे मुझे अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, कैसे मुझे प्रैक्टिस करना है, कैसे मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, कब तक लगाना है, किस सीक्वेंस में मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। और ऑल्सो अगर आप रिपीटर भी हैं, पहले भी दिया हुआ है, कुछ कारणवश अगर आपका नहीं हुआ था, आज आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ें आप ट्विक्स कर सकते हैं जिससे कि आपका इस बार सिलेक्शन कम से कम कंफर्म हो जाए। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एग्जाम को लेके, एक बार वो क्लियर करता हूँ कि जो आरआरबी पीओ का एग्जाम है ना, जब इसका फॉर्म निकलेगा तो इट विल बी कॉल्ड ऑफिसर स्केल 1। आरआरबी पीओ को क्या बोला जाता है? ऑफिसर स्केल 1। तो अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप क्या फॉर्म फिल करेंगे? ऑफिसर स्केल 1 का करेंगे, क्योंकि 3 आते हैं फॉर्म। ऑफिसर स्केल 2 आता है, वो बैंकर्स के लिए होता है जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो अप्लाई करते हैं उसके लिए। ऑफिसर स्केल 3 आएगा, जिसमें वो बैंकर्स जिनके 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करेंगे। तो आपको ऑफिसर स्केल 1 अप्लाई करना है, और आपको डेजिग्नेशन क्या मिलेगी पता है अगर सिलेक्शन हो गए तो? असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट। तो देखने में बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है, और है भी उतना मुश्किल नहीं है, बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत सिंपल होता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो इसको लेके क्रेज तो बहुत है, बट क्रेज से काम नहीं चलेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वही प्रिपरेशन को कैसे सही डायरेक्शन में ले जाना है आज इस वीडियो में देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है, एज लिमिट पीओ के लिए 20 से लेकर 30 साल का है, क्लरिकल के लिए 18 से 28 साल का है। अगर इस रेंज में आते हैं तो आप पीओ और क्लरिकल का फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, चलेगा। आपको इसमें कोई पासिंग परसेंटेज नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कितना भी हो चलेगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है। मान लीजिए इस साल से आ जाता है तो कोई अलग बात होगी। और इसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसमें कहीं कहीं पे क्या होता है 55% का होता है। तो अगर आपका पास ग्रेजुएशन में ओवरऑल 55% है, तो जितने भी बैंक एग्जामिनेशन है ना, उसमें सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं। और सैलरी की बात करें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फैक्टर जिसके लिए बच्चे लगते हैं, ठीक है, कि पीओ की सैलरी अप्रॉक्स 70,000 है, गवर्नमेंट जॉब 70,000 की सैलरी, क्लरिकल की अप्रॉक्स 38,000 की सैलरी। तो ये देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिपरेशन वही है, प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी से बस इसी के ऊपर रखोगे तो इस पे ज़्यादा मोटिवेशन चला जाएगा, पढ़ाई पे कम मोटिवेशन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बताना था तो बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल्सो व्हाई आरआरबीज आर द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ स्टूडेंट जो बैंकिंग फेज में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं ना, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा एग्जाम क्यों लगता है उनको? बिकॉज इसमें कुछ पर्क्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मतलब बाकी जितने भी एग्जाम हैं सबसे अलग है। व्हाट आर दोज थिंग्स? पहला तो मैंने लेवल बताया कि अगर हम पीओ की ही एग्जाम की बात करें तो पीओ का लेवल अगर एसबीआई पीओ यहाँ पे है तो आईबीपीएस पीओ यहाँ है, आरआरबी यहाँ है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होती है। आरआरबी क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का पेपर आपको पता है मेंस का कैसा लगेगा आपको? आरआरबी क्लर्क का कि आईबीपीएस पीओ का जो प्री था ना, वैसा उससे भी थोड़ा कम हो सकता है, वैसा पेपर होता है। तो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन वही है, पेपर अगर आसान आता है तो कंपटीशन बहुत है, सबको चाहिए ये जॉब। वाई? बिकॉज होम पोस्टिंग मिलती है भाई, डिसेंट सैलरी आपको दिखा चुका हूँ मैं, तो सब चाहते हैं कि मुझे मिले। तो कंपटीशन यहाँ पे कट थ्रोट है, उस कंपटीशन से आगे निकलना है आपको, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है, लेवल यहाँ पे ठीक ठाक रहता है। दूसरी चीज़ है कि कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, जैसे आईबीपीएस पीओ में लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एसबीआई पीओ में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत होती है तो ये तो गया ही, खत्म कर दो, इसको नहीं है ये आपके पास। ऑल्सो एक और चीज़ क्या है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप कोई भी पीओ का एग्जाम में चले जाओ, एक्सेप्ट फॉर आरआरबी पीओ, आपको इंग्लिश देना पड़ेगा, क्वांट देना पड़ेगा, रीजनिंग देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स यहाँ पे बस क्वांट और रीजनिंग का ही होता है, 40-40 नंबर के होते हैं, इंग्लिश होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मेंस में भी आपको ऐसा किया गया है कि अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है ना, आप अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रीजन से ऐसे हैं जहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है, कोई बात नहीं, तब भी आप इसमें अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंस में ऑप्शन मिलता है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर का। इंग्लिश अगर आपको लगता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं दे पाऊंगा, अच्छा नहीं हो पाएगा मेरे से, तो इंग्लिश के लिए ऑप्शन होता है हिंदी लैंग्वेज का। नाउ इसको अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वांट का सेक्शन खोलोगे ना, तो क्वांट के सेक्शन में क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। और ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑल्टरनेटिव आपको मिलता है कि या तो इंग्लिश सब्जेक्ट दो या उसकी जगह पे हिंदी सब्जेक्ट दो। तो इससे ये जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो हिंदी, इससे क्वांट या रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को इसमें भी डाउट हो जाता है कि सर अगर मैं हिंदी लैंग्वेज चूज करता हूँ तो क्या क्वांट के क्वेश्चन सारे हिंदी में आ जाएंगे? नहीं यार, वो अलग है।
वो आपको दोनों में दिखेगा, क्वांट इंग्लिश में भी दिखेगा, हिंदी में भी दिखेगा। ये तो आपने एक सब्जेक्ट चूज किया है कि मैं हिंदी सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा हूँ, इंग्लिश मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इंग्लिश करना है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये अच्छा एक हो जाता है क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे ना प्रीलिम्स में बोला जाता है फोर्स, ना मेंस में बोला जाता है, इसीलिए प्रेफर करते हैं बच्चे। ऑल्सो कि सिंस ये पहला एग्जाम है, लेवल भी ठीक ठाक है, तो 7-8 महीने का अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, तो आपके पास एक जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी तो बता ही चुका हूँ। इसीलिए अगर आप देखेंगे जितने भी एग्जाम हैं सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। बट वही है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो वही मैंने लिखा है कि बस पॉजिटिव चीज़ें बताने से नहीं होंगी, आपको ये भी रियलिटी भी पता होना पड़ेगा कि किस तरह का ये पेपर है। तो केयरफुल क्या रहना है, कंपटीशन बहुत है, आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम जो है कंसिस्टेंसी मांगता है कि आपने अपने फाउंडेशन पे काम किया कि नहीं, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी कि नहीं, अपनी स्पीड डेवलप करी कि नहीं, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, क्योंकि प्री में भी यहाँ पे स्पीड चाहिए, मेंस में भी स्पीड चाहिए, क्योंकि कट ऑफ मेंस में बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि, और स्टेट वाइज है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होगी, ज़्यादा कट ऑफ होगा, तो आप अगर उस स्टेट से हैं तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत, अगर मान लीजिए कोई रिपीटर बच्चा है, वो ऑब्वियसली मेहनत कर रहा है ना ऑलरेडी, उसका कुछ कारणवश नहीं हुआ था, इस साल वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, इसलिए उसको आपको हरा के लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 4 महीने का टाइम आपको IBPS ने दिया है। अगर आप टेंटेटिव देखेंगे, अभी मैंने आगे बता देता हूँ आपको, टेंटेटिव अगर डेट्स देखोगे तो RRB PO के लिए जो प्रीलिम्स का डेट है वो 27 जुलाई या अगस्त के स्टार्टिंग में है। तो रफली अगर देखा जाए 115 दिन का टाइम है। और वही अगर RRB क्लर्क की बात करें तो अगस्त में दिया है, सितंबर में दिया है, तो 120 दिन का लगभग टाइम है। मेंस की बात हम बाद में करते हैं, यहाँ पे 1 महीने का गैप दिया है, यहाँ तो नवंबर में दे दिया है, तो मेंस थोड़ा अलग हो गया, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी तो आप मेंस में जाओगे। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके पास इतने ही दिन है। ये देखने में लग रहा होगा कि सर 4 महीने कब गुजरेंगे ना भाई, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फाउंडेशन करना है। फाउंडेशन में क्वांट है, रीजनिंग है, क्वांट में अरिथमेटिक है, DI है, और वो तो पढ़ना नहीं है बस कि मैं बस परसेंटेज पढ़ लिया, मैंने सीख लिया। प्रैक्टिस, स्पीड चाहिए, मेरे को जल्दी से क्लिक होता है कि नहीं, जल्दी मैं कर पाता हूँ कि नहीं, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर पाता हूँ कि नहीं। 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट का ही टाइम है, टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, तो स्पीड मैटर करता है। इसीलिए ये ज़्यादा टाइम मत कभी भी मन सोच लेना कि 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ, कब है, जब आप अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंट वे में करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। डेली बेसिस पे आप ऐसा एक शेड्यूल लेके चलो कि हाँ ये करना है, ये करना है, जो आगे बात करेंगे, अगर उसको फॉलो करते हो तो आप देखना आप आराम से प्री क्लियर कर लोगे। और यही नहीं है कि इसी एग्जाम में आपको हेल्प होगा, ये 4 महीने का जितने भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम होंगे, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, सब में आप अगर यहाँ पे फाउंडेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी, तो ये एग्जाम क्लियर करने के चांसेस तो बढ़ेगा, बट बाकी जितने भी एग्जाम है सबके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वाई नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम होल हार्टेडली। मैं पूरा का पूरा जोर क्यों नहीं लगा दूँ इसमें, क्योंकि अगर इसमें हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो लेकिन दूसरे एग्जाम में हेल्प होगी मेरे को वहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना लेवल यहाँ ले आया हूँ। समझ गए? अच्छा, दूसरी और क्या चीज़ थी कि सर LPT, केयरफुल में कंपटीशन तो है, लेकिन दूसरी चीज़ है LPT, क्योंकि ये रीजनल होता है ना, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ वगैरह निकलती है, तो अलग अलग स्टेट का लैंग्वेज भी है। आप जहाँ से अप्लाई करेंगे यू हैव टू गिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आता है कि नहीं। जैसे मैं असम से फॉर्म फिल करता हूँ तो मेरे को एसमीज आती है कि नहीं, क्योंकि कहीं पर रूरल एरियाज़ में होगा बैंक, अब वहाँ के जो लोग हैं वो एसमीज में बात करते हैं, तो आपको वो आता है कि नहीं, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ से भी फिल कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं सर नहीं आता है, मैं अप्लाई कर लेता हूँ, सीख लूँगा, वो आपकी बात है, वो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आपको वो आता हो, क्योंकि चांसेस होते हैं एलिमिनेशन के बाद में भी। ठीक है, तो अगर मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जिस शहर का आपको लैंग्वेज आता है वहीं से फिल करो आप, टू बी ऑन द सेफर साइड। प्रिपरेशन में मेहनत कर लो कि आपको वो सोचना ना पड़े कि यहाँ से कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, और कंसिस्टेंसी की बात कर चुका हूँ, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ। डेट्स कितने हैं हमारे पास, दिन कितने हैं, और मेंस यहाँ पे क्या है, नवंबर में है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में मेरे पास इतना ही कम टाइम है, इसके लिए मैं कैसे जी जान लगाऊँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट RRB क्लर्क में ना 80 क्वेश्चन आते हैं, बट कट ऑफ किसी भी स्टेट का 78-79 चला जाता है। समझ रहे हो, 78-79, ओनली 1 मार्क लेस। तो पेपर होता है हलवा एकदम, ठीक है, बहुत सिंपल पेपर होता है, लेकिन ये 78 लाना एक बिगनर वाले बच्चे के लिए अभी तो बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है ना। तो 120 दिन के अंदर वो कर पाएगा कि नहीं, वही तो इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट पढ़ाई कर पाओगे, वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्लियर करना इसमें बहुत आसान है, अभी से लेके 4 महीने डेली बेसिस पे रगड़ के पढ़ना वो डिफिकल्ट है। वो अगर कर लेगा कोई तो हो जाएगा। आगे आते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो बोथ फॉर RRB PO एंड क्लरिकल यू विल फाइंड दैट देयर आर 5 सब्जेक्ट्स।
क्वांट एंड DI, ठीक है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन DI आता है तो मैं क्वांट एंड DI प्रेफर करता हूँ। रीजनिंग एबिलिटी इज देयर, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके साथ हिंदी लैंग्वेज भी है आपके पास जो आप लेना चाहें, प्रीलिम्स में नहीं होता है, आगे अब बताएंगे अभी। जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड देन कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। दिस इज दी ओनली एग्जाम जिसमें कंप्यूटर नॉलेज एज ए सब्जेक्ट आता है। RRB PO एंड क्लरिकल में भी में ही आता है और किसी में नहीं आता है, नॉट इन IBPS PO SBI पे किसी में नहीं आता है, बस इसी में आता है कंप्यूटर नॉलेज, इसका नॉलेज होना पड़ेगा। तो दीज आर दी 5 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको देखने हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, तो 2 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग, वो मैंने बताया आपको। टोटल 45 मिनट्स का टाइम होता है, वेयर 20 मिनट्स इज अलॉटेड इन क्वांट एंड 25 मिनट्स आपको रीजनिंग में दिया जाता है। 40 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। हमें कितना टारगेट करना चाहिए, मैं PO की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि टारगेट कितना करना चाहिए जिससे कि मेरे को ये सोचना ना पड़े कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर ना हो। तो इसके लिए भी आइडिया रहना चाहिए कि कट ऑफ जो है ना वो आपकी किसी स्टेट की बहुत कम भी जाती है, ठीक है, 38 39 भी गई है, किसी स्टेट की 45 भी गई है, किसी स्टेट की 60 भी गई है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड अगर मैं 55 से 60 तक ट्राई करता हूँ अपनी प्रैक्टिस या जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ उससे, कि अपने प्रिपरेशन को ऐसा मैं अपना मोल्ड कर दूं कि मैं 55 से 60 के बीच में ले आता हूं, तो मेरे को प्री में डर नहीं है, मैं प्री क्लियर कर सकता हूं। तो दिस इज द टारगेट दैट यू हैव टू अचीव, ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्लियर दी कट प्रीलिम्स, तो ये तो ओवरऑल हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो रीजनिंग में आपको 25 मिनट का टाइम है, ठीक, और रीजनिंग ठीक ठाक रहता है, पजल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसमें 20 मिनट का टाइम है तो थोड़ा कम नंबर यहाँ स्कोर करते हैं। तो अगर मैं एक रफ स्कोर बताऊं कि दोनों सब्जेक्ट में आपको कितना कितना टारगेट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वांट में यू ट्राई कि मुझे क्वांट में 22 से 25 नंबर तक का टारगेट करना है, यहाँ आप कर लीजिए। और इसमें सिंस आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है तो इट इज़ पॉसिबल कि आप 30 से 35 भी अटेम्प्ट कर पाएँ, 40 भी कर लेते हैं। वो स्पीड आपकी कितनी आपने इंप्रूव कर ली है वो होता है। क्योंकि एक पजल की बात करता हूँ, सिंगल पजल जो है आपको अभी अगर करोगे तो आपको 10 मिनट भी लगेगा, ठीक है, लाइट कट गई आ जाएगी थोड़ी देर में, तो सिंगल पजल करने में 10 मिनट भी लगता है, लेकिन वही प्रैक्टिस के साथ 2 मिनट हो सकता है, 1.5 मिनट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की प्रैक्टिस की है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम घटेगा बढ़ेगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ेंगे। क्लैरिटी आ गई होगी इसमें, आई होप, प्रीलिम्स में। सिमिलरली इफ आई लुक एट मेंस की अगर बातचीत करें कि मेंस में क्या क्या सेक्शन आता है, तो मेंस में देयर आर 5 सेक्शंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज ऑफ 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। टोटल 2 घंटे का टाइम होता है क्यूमुलेटिव, जिसमें 30 मिनट्स क्वांट में मिलते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, तो थोड़े से ज़्यादा नंबर मिलते हैं यहाँ पे, 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलता है क्वांट और रीजनिंग के अंदर। लेकिन फॉर इंग्लिश में या हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, GA के अंदर 40 क्वेश्चन 40 नंबर। कंप्यूटर के अंदर देखो आप क्या हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन है, 20 नंबर ही हैं, मतलब हाफ नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मैनेजेबल होता है। यहाँ पे आप डिसेंट 15 नंबर तक ले आ सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो बताऊँगा आगे, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट है। टाइमिंग आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलती है कि क्वांट में 30 मिनट, रीजनिंग में 30 मिनट, इंग्लिश में 30 मिनट, GA में 15 मिनट ही मिलता है क्योंकि GA पढ़ना है, आंसर करना है, एंड सेम फॉर कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो ये मेंस का आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, क्वेश्चंस का और टाइम का, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। आप आते हैं प्रिपरेशन पे कि हमारे पास जो ये 4 महीने का टाइम है, मैं रफली 120 दिन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 115 को हम रफ मान रहे हैं कि आपके पास 120 दिन है। सो प्रिपरेशन फेज को मैंने क्या किया, डिवाइड किया है 2 महीने में, 2 फेज में, ठीक है, फेज 1 एंड फेज 2। अब मैं ये जो 20 दिन है ना, हम 120 बोल रहे हैं, मैं बस 100 दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20 दिन जो है ना उसमें कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो 20 दिन हमने रिजर्व एक्स्ट्रा रख लिया है कि अगर कहीं पे नहीं हुआ तो उसको बैकलॉग में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट फेज 50 डेज, नेक्स्ट फेज ऑल्सो 50 डेज। 50 डेज को मैंने डिवाइड किया है 6 वीक्स में, 6 × 7 42 डेज प्लस 8 डेज यहाँ पे भी रिजर्व किया है। कि रिजर्व का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि 6 वीक का जो टारगेट है वो आप, ऐसा तो नहीं होगा कि 6 वीक में डेली पढ़ोगे। अगर आप ये कह देते हो मुझसे कि सर मैं डेली 5 घंटे पढ़ लूँगा, तो कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। रियलिस्टिक होके सोचते हैं, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, तो 6 वीक में 42 डेज आप डेली नहीं कर पाओगे। तो कुछ ऐसे दिन होंगे जब नहीं कर पाए, तो ये 8 दिन का मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया, रिजर्व करके रखो कि जो चीज़ नहीं हो पाई, जो टारगेट सेट किया था नहीं हो पाया, तो 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सेम गोज फॉर फेज 2। फेज 2 में भी हम 50 डेज का टाइम लेंगे, लेकिन उसमें वही चीज़ करेंगे, 6 वीक्स 8 डेज रिजर्व रखेंगे, जो बच गया कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू इन फेज 1। फेज 1 के स्टेज में क्या क्या कंप्लीट करना है और फेज 2 में क्या कंप्लीट करना है। पहले मैं फेज 1 की ही बात करूंगा। जब आप फेज 1 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 50 दिन है, आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 5 तारीख है, ठीक है, तो 1 महीने के बाद 5 मई को
मैं आपको एक सेकंड वीडियो दूंगा जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि फेज़ 2 में क्या करना है, क्योंकि अभी से अगर मैं आपको दे दूंगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, 50 दिन के अंदर आपको ये भी पता चलेगा ना कि कितना हो गया कितना नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम आके करेंगे। बस आप लोगों का काम है कि आफ्टर 50 डेज या जब 5 मई से पहले आप एक बार ये बताना कि आपका प्रोग्रेस क्या है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन। तब मुझे ये आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट फेज़ 2 में आप लोगों के लिए क्या बताना पड़ेगा मुझे। एल्स आई एम वेरी क्लियर कि क्या क्या बताना है, बट आई विल बी फोकसिंग टुडे ओनली ऑन फेज़ 1 कि इस 50 दिन के अंदर कैसे आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, किन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है। तो क्या रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट कर दूँ? आ जाइए। फेज़ 1, सिंस हमारे पास अभी प्रीलिम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो प्रीलिम्स में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं प्रिपेयर करने के लिए और डेली बेसिस पे कितना कितना टाइम देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि एकदम से 6 घंटे 10 घंटे कर लो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी जब भी कोई नया बिगिनर बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो आपको अपने टारगेट्स कम रखने चाहिए। ग्रेजुअली जब आप, जैसे मान लो कि मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगा, पहला दिन है मेरा, आज मैं 2 घंटे ट्राई करता हूँ कि मैं 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाता हूँ कि नहीं। एंड व्हेन आई एम सेइंग 2 आवर्स, आई एम सेइंग कि 2 आवर्स ऑफ क्वालिटी लाइक पढ़ाई। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हुए हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वीडियो कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो 2 घंटे क्वालिटी आपको स्टडी करनी है। तो स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आप पहले दिन ही सोचोगे कि मैं 10 घंटे कर दिया, मैं मेरे जैसा कोई नहीं है। 10 घंटे पहले दिन तो कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कर ही नहीं पाए, क्या फ़ायदा। तो ग्रेजुअली हमें कर्व को अपना इंक्रीज़ करना चाहिए, कर्व को हमेशा ऐसे बढ़ाना चाहिए। आज 2 घंटे किए, 2 घंटे किए, फिर 3 घंटे कर दिए, फिर 4 घंटे कर दिए। अपनी पोटेंशियल को धीरे धीरे पता चलेगा ना आपको, मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्या मैं उसमें और कुछ कर सकता हूँ। वो चीज़ें ऐसे करना चाहिए हमेशा। पहले दिन ही मैंने देखा है बच्चों को, वो बोलते हैं कि मैं 50 पजल डेली करूँगा, नहीं कर पाएगा ना, पजल ही करता रह जाएगा। सारे बन जाए वैसा थोड़ी होगा, नहीं बनेगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा, कल नहीं करेगा। रियलिस्टिक होके चलना है, रियलिस्टिक रहोगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो आपका क्लियर भी होगा। एल्स आप सुपरफिशियल होके चलोगे कि मैं ये कर दूंगा, फोड़ दूंगा। बहुत आते हैं, हर साल नहीं होता है सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा। सो पहले की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वी नो कि इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का है। एक सेकेंड लाइट आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। यस, लाइट इज बैक। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है आपके पास। तो 40 मार्क्स में जो टॉपिक्स हैं क्या क्या आते हैं, मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, बट दिस इज ओनली फॉर फेज़ 1 कि फेज़ 1 में आपको ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स? सो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ये जो 3 सेक्शन है ये 10 से 15 नंबर के आएंगे एग्जाम में आपके। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस में भी आएगा, बट अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे फाउंडेशन बिल्ड करना है अपना। और जो रिपीटर्स हैं आपको भी ये करना है भाई, आप तोप नहीं है, ये थोड़ा सा डाउन होकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी होगा सिलेक्शन। तो ये 3 जो टॉपिक है ये 10 से 15 नंबर का आएगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज ऑल्सो ऑफ 10 to 15 मार्क्स। एंड देन तीसरा टॉपिक है अरिथमेटिक। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, क्वांट में यही सिलेबस है। लेकिन ये जो 15 नंबर का बताया मैंने, ये 15 नंबर का बताया और ये 15 नंबर का बताया, इसमें कैसे पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। देखो अरिथमेटिक चैप्टर है, अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे वेटेज 10 से 15, 10 से 15। मैंने आपको क्या बोला है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए? 22 से 25, है ना। क्वांट में 22 से 25 चाहिए। बहुत सारे टीचर आपको यही बोलेंगे कि बेटा तू ये कर ले, ये कर ले, बस अभी ये कर ले, ये फोड़ दे, भूल जाए इसको, भूल जाए इसको। प्रीली तो क्लियर हो जाएगा, मेंस में ऐसा गिरोगे ना धराम से कि समझ जाना, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इसको भी करना है, बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप क्या करें कि डेली बेसिस पे देखो, जैसे मैंने दिया है 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट कब आपको करना है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही 20 मिनट देना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में ना, इट इज़ अबाउट बेसिक कैलकुलेशंस। तो पहले कुछ दिन, जैसे 3-4 दिन आप टाइम लीजिए कि 3-4 दिन के अंदर मैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन सीखूंगा, उसके बेसिक कैलकुलेशंस को सीखूंगा। बात सुनो मेरी पहले कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के जो बेसिक्स हैं, जैसे एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ना, फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेरे को कन्वर्जन आता है कि नहीं, उन सब चीज़ों पर 4 दिन लगाइए। जब ये चीज़ आप सीख लें, आपने नोट्स बना लिए हैं इसके इफेक्टिवली, तब आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पे यू विल ट्राई कि मैं डिवोट करूँ 20 मिनट टाइम कहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करने में। ऐसा नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, यू डू ओनली 10 क्वेश्चंस, कंसिस्टेंटली 10 क्वेश्चन डेली करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, रादर देन डूइंग कि आज मैं 200 क्वेश्चन करता हूँ। 200 क्वेश्चन अनरियलिस्टिक है। लेकिन 4 दिन आप कम से कम इसके ऊपर पहले काम कीजिए, बेसिक चीज़ों पे कि हाँ मेरे को आज एडिशन करने का तरीका आ गया है। सीखोगे तो आप लास्ट प्रीलिम से एक दिन पहले तक सीखते ही रहोगे एडिशन, लेकिन कम से कम आइडिया ले लो कि हाँ एडिशन करना कैसे होता है, टीचर्स कैसे सिखाते हैं, मैं कैसे करता हूँ, या आप किसी दूसरे से पढ़ रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, तरीका पहले सीखना है स्टार्टिंग के 4 दिन में, ठीक है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी आप, ये 20 मिनट लिखा है मैंने डेली, लेकिन ये कब,
जब आप ये सीख लेंगे कि सॉल्विंग कैसे करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बचपन में करते थे फैक्टराइज करके, वो नहीं होगा यहाँ पे जल्दी करना है आपको, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्विंग का क्या तरीका है और रूट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, इसको सीखने के लिए ले लीजिए 4 दिन, ठीक है। 4 दिन लीजिए, उसके बाद जितने भी दिन है सब दिन 20 मिनट डेली करके प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। वैराइटीज़ पे काम कीजिएगा कि रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करना है, नॉर्मल जो छोटे छोटे आते हैं उनको कैसे करना है, जो साइन रूल होता है, मतलब साइन का जो रूल होता है वो मुझे आता है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे काम करना है। जिससे भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैंने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप कोई दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी वो चीज़ बताई होगी, बट फर्स्ट वर्क ऑन द बेसिक्स, डोंट रन आफ्टर द क्वेश्चन फर्स्ट, कि मैं पहले दिन से ही क्वेश्चन करने लग जाऊँ, नो, पहले आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट नंबर सीरीज में पहले आप ये देखिए कि कितने तरह के नंबर सीरीज हैं। तो सर दो तरह के, मिसिंग एंड ये, इसमें आपको टाइम लगेगा, यू मे टेक 5 to 6 days ऑल्सो, लीजिए, ठीक है। 1 महीने भी अगर आपको लग जाते हैं ना इसके बेसिक करने में, क्योंकि देखो ये 4 दिन किया आपने, ठीक है, फिर ये 4 दिन लगाया, 8 दिन हो गया, जब ये 4 दिन में कंप्लीट हो गया इसकी प्रैक्टिस चालू हो गई है 5वें दिन से। फिर जब मैं इसके बेसिक्स कर रहा हूँ तो इसका प्रैक्टिस हो ही रहा है, जब ये हो जाएगा यहाँ आऊँगा तो इन दोनों की प्रैक्टिस डेली हो रही है, तो ये बैकअप में ये रिवीजन होता ही जा रहा है आपका, समझ रहे हो। तो सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो 1 महीने भी लगते हैं अगर आपको बेसिक सीखने में तो करिए, कोई बात नहीं, दैट इज़ ऑल राइट, ठीक है। हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको इस पर, ऐसा थोड़ी कि आपको 4-4 घंटे डेली देने पड़ेंगे। एक दिन में आप 1 घंटा दीजिए, 4 दिन लगाइए, 4 घंटे में आपको बहुत डिटेल में आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। अगर आप 1 दिन में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा कि 1 दिन में कितना आपको देना है, ठीक है। मैंने बस आपको आइडिया दे दिया कि कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग किससे करनी है। फर्स्ट डोंट लुक रन आफ्टर दी प्रैक्टिस कि पहले दिन से ही मैं कर रहा हूँ, वो सबसे गलत होता है, रेसिपी फॉर डिजास्टर होता है। देन नंबर सीरीज में देखा आपने कि मिसिंग एंड रॉन्ग ना होता है, लेकिन मिसिंग में भी एडिशन वाले कि कम गैप होगा एडिशन चलेगा, या डेसिमल होगा तो क्या गैप चलेगा, मल्टीप्लिकेशन कब देखते हैं, स्क्वायर क्यूब कब देखते हैं, पॉपुलर सीरीज क्या क्या होते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब पे पहले काम करो, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना। डेली 20 मिनट, 10 क्वेश्चन आप ले लीजिए मिसिंग के, 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के, फटाफट करिए। ऐसे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ दिन इसमें लगाने पड़ेंगे। पहले बेसिक सीखना पड़ेगा कि क्या क्या तरीके हैं। बच्चे तरीके पे काम नहीं करते हैं, बस ये बच्चे सोचते हैं कि आज भी ये क्वेश्चन आ गया, कभी फिर खत्म ही नहीं होता। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछो तो वो जिंदगी भर रॉन्ग नंबर सीरीज ही करते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। कभी तो खत्म करना पड़ेगा, कभी तो बोलना पड़ेगा हाँ आ गया। ये तरह के क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेंगे, बट ये तरह के क्वेश्चन मैं कर ही लूँगा। ये चीज़ सेम फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, 10 से 15 नंबर का वेटेज है, लेकिन पहले इसमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स क्या आते हैं। पाई चार्ट में सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं, लाइन चार्ट को कैसे रीड करना है, बार ग्राफ को कैसे रीड करना है, ठीक है, रेडार चार्ट को कैसे रीड करना है, अलग अलग टेबल में जो डेटा आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, उन सबको पहले जब आप सीख लें देन टाइप ऑफ डीएस के ऊपर जाएँ, प्रैक्टिस करें उनकी। अगर आप पहले दिन से ही लगा रहे हैं कि चलो पहले दिन से पाई चार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वही करा होगा, देखना जैसे ही एक बार SBI क्लर्क खत्म होता है फिर से रैंडम प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एवरी वांट कि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम डेली क्लास करवा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि मेरे को एक्चुअल में वो प्रैक्टिस से होगा या मेरे को पहले सीखना पड़ेगा ग्राफ रीडिंग। एक बार मैं कब ये बोल पाऊंगा कि रेडार ग्राफ मुझे आ गया है पढ़ना, या बस रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा, नहीं होगा, समझ गए। तो इस तरह से करिएगा, तभी आप ये कह पाएंगे एक टाइम के बाद कि अब मेरा प्रीलिम्स का डेटा इंटरप्रिटेशन प्रिपेयर हो चुका है, अब बस मुझे प्रैक्टिस करनी है। इन सबको करने में 4 दिन, मान लीजिए ये 3 से 4 दिन आपको यहाँ पे बेसिक सीखने में लगेगा, फिर नेक्स्ट 5 दिन आप यहाँ पे करेंगे तो इसका प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस, जब इसका बेसिक करने लग जाओगे तो इन दोनों की प्रैक्टिस चलती रहेगी, इस तरीके से काम करोगे। एंड साथ में ही, क्योंकि 1 घंटे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, तो जब आप यहाँ आओगे, पहले दिन की ही बात कर रहा हूँ कि पहले दिन आपने सिंप्लीफिकेशन लिया, इस ऑर्डर में करना, इस ऑर्डर में चलना, पहले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। ये नहीं कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हाँ, टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा तो आप करिए, यू आर मोर देन वेलकम टू डू, लेकिन पहले दिन आपने ये किया, साथ में अरिथमेटिक लेके चलना है, ये पहले दिन से ही होना चाहिए। इसमें देखो मैंने क्या दिया है, 4 दिन एक टॉपिक को देना है आपको, 1-1 घंटे ही देना है। परसेंटेज बहुत ही स्लोली से आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, परसेंटेज होता क्या है, अलग अलग कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसलिए 4 दिन लगेंगे आपको। बट आफ्टर 4 days यू विल बी एबल टू नो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस परसेंटेज में कैसे आते हैं, तब आप प्रैक्टिस के लिए जाइएगा। जब ये हो जाए अच्छे से, यहाँ आएंगे, इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब यहाँ आएंगे तो इन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब यहाँ आएंगे तो इन तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो। सोर्सेज क्या होंगे अभी बताऊंगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो ऐसे करना है, समझ गए।
ये 50 दिन करना है फेज़ 1 तक, 50 दिन में इतना ही। मैंने सारे चैप्टर नहीं लिखे हैं, सारे चैप्टर होंगे भी नहीं भाई। रियलिस्टिक अगर मैं बोल दूं कि 40 दिन में क्वांट खत्म कर लेगा, नहीं कर पाएगा तू। मैं खुद के बारे में मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत कुछ है ना, सारी चीज़ें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर में पढ़ा दिया किसी ने हो गया, मैं नया क्वेश्चन दूंगा, नहीं कर पाएगा तू, मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना। मेरे को टाइम लगेगा, खुद की पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले से आता है तो वो अलग बात है, लेकिन बिगिनर को टाइम लगेगा। 50 दिन के अंदर आप हाँ बेसिक कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस जब आओगे तब ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं करना है कि 50 दिन में सारे टॉपिक कर लोगे, नहीं कर पाओगे। मेंसुरेशन करोगे तो SICI भूल जाओगे, SICI करोगे मिक्सर होगा, बच्चों से आप पूछ के देखिएगा। और आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ, आप प्रिपरेशन करोगे ना, 1 महीने के बाद आपको ये बात रियलाइज़ भी होगी कि जब मैं SICI पढ़ रहा हूँ मिक्सर एलिगेशन भूलता जा रहा हूँ। इसीलिए इतने ही चैप्टर को लो, बार बार इसको करो। जब ये हो जाए 50 दिन में, नेक्स्ट आगे के चैप्टर, क्योंकि इतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स को में फोड़ के आने का। आप 30 नंबर ले आओगे इतना अगर कर लोगे तो। 50 दिन का ही बस डेटा बता रहा हूँ। दिस इज अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी आपके पास 40 मार्क्स है। दिस इज अगेन फॉर फेज 1 ओनली। ठीक है, तो रीजनिंग में 2 सेक्शन है, विच इज पजल्स एंड अरेंजमेंट एंड देन यू हैव इनइक्वालिटी। ये सारे मैंने देखो 5 ही टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, सब टॉपिक को 3-3 दिन दिया है कि इनइक्वालिटी आपको 3 दिन में हो जाएगा, सीख जाओगे, बहुत कुछ नहीं है। पहले दिन रखो कि आपको टाइप ऑफ इनइक्वालिटी में कैसे आता है, क्या होता है, ऑप्शंस इधर और क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें तो ये 3 दिन में खत्म कर लोगे। सिलॉज में भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। बच्चे की रीस्टेटमेंट फॉलो करेगा, वो टीचर ये कहता है, आप ये कहते हो, है ना, कोई दूसरा कुछ वो कह रहा है कि मतलब इधर और का कंडीशन क्या होता है, सम नॉट होगा क्या नहीं, उन सब के पीछे मत जाना। चीज़ें पढ़ो, समझो कि सिलॉज को करना क्या है, वेन डायग्राम मेथड से करना है या दूसरे मेथड से आपको अगर किसी को और को फॉलो कर रहे हो उसको करो। इसी डिस्कशन में नहीं रह जाना है कि ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है। मैंने बच्चों को देखा है, नहीं ले पाते हैं सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन लेना है तो गोल ओरिएंटेड चलो कि हाँ मेरे को सिलॉज को ख़त्म करना है, टॉपिक मेरे को अच्छे से सीखना है। 1-2 टॉपिक रह गए, 1-2 में डाउट रह गया कि री स्टेटमेंट सर ये कह रहे हैं, दूसरा कोई कह रहा है, स्टार मार्क करके रख लो, आएगा भी नहीं कभी वो। इधर और में सम एंड सम नॉट वाला स्टार मार्क कर लो, कभी नहीं आएगा वो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है जहाँ कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा, मैं उसको कैसे दे सकता हूँ। ऐसे तो मुझे सबको अवॉइड करना पड़ेगा ना मार्क, समझे ये बात। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे टॉपिक कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि महारत हासिल कर लेनी है। ठीक है, कि मेरा टीचर बेस्ट, उसका टीचर बेस्ट, इस पर मत पढ़ना। इस पर पढ़ोगे रह जाओगे वही करते। देन डायरेक्शन साइंस 3 दिन में हो जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक, प्रीलिम्स लेवल की ही बोल रहा हूँ मैं। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंस के क्वेश्चन करने, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। देन कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार प्री में आता है, तो 3 दिन में आराम से सीख जाओगे। 3 दिन में, 1 दिन में सीख जाओगे, 2 दिन प्रैक्टिस भी कर लेना। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 1 दिन में सीख जाओगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फिर प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि 2 ही दिन प्रैक्टिस करनी है। मान लेता हूँ कि आप स्लो लर्नर हैं, इसीलिए मैंने 3 दिन लिख दिया कि 3 दिन में तो कम से कम कर लोगे। ठीक है, आलसी हो तब भी 3 दिन में तो हो जाएगा ना। तो 15 दिन में आप ये मिसलिनियस के टॉपिक कर सकते हो। इससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आएंगे मिसलिनियस में। ये जब हो जाए तो फिर और टॉपिक जो मिसलिनियस के उसको देखेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन है, वो डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है, वो फेज 2 में स्टार्ट करना है आपको ये, लेकिन फेज 1 में करना ही करना है। पजल्स एंड अरेंजमेंट की बात करते हैं। पजल्स एंड अरेंजमेंट बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आपको एज ए बिगिनर स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक तरीके से कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ को बनाइए। अगर 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 4 बन रही है, आप बिगिनर हैं, बनाइए तीनों बनाइए। पहले दिन से ही प्रो नहीं बन जाओगे, गलतियां करोगे, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तब आप धीरे धीरे पता करोगे कि अच्छा यार ये पॉसिबिलिटी को अगर नहीं भी बनाता ना तो हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी आपको पहले ये सीखना पड़ेगा। हर एक टीचर ने वैसे सीखा है, तभी तो वो बता पा रहा है आपको। आप गलतियां नहीं करोगे, सोचोगे वो जंप कर जाओ, नहीं हो पाएगा, मेन से फंस जाओगे। इसीलिए अभी अगर आपको लगता है कि सर फ्लोर, बॉक्स, डे या मंथ वाला, ये जो 4 मैंने टॉपिक दिया है, इसको लेके आप 10 दिन करो प्रैक्टिस। पहले इस पे आप महारत तो हासिल करो कि ये सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए, तभी आप जंप करिए लीनियर पे। ये आया नहीं, आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक उठाओ, फ्लोर उठाओ। ये सबको मैंने एक साथ क्यों दिया है, बिकॉज दीज आर ऑल टॉप टू बॉटम। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर जैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, बट टॉप टू बॉटम टाइप है, ऊपर से नीचे वाला। फ्लोर में भी वैसा ही होगा, बॉक्स में भी वही होगा, डेज में भी वही होगा, मंथ में भी वही होगा। एक बार में ये सीख सकते हैं। टॉप टू बॉटम बस करना सीख लो। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स की पजल्स में बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। जैसे 2 फ्लोर अवे का मतलब क्या है, वेकेंट में इसका मतलब क्या होगा, 1 पर्सन बिटवीन का मतलब क्या है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है, इमीडिएटली बिफोर का मतलब क्या है, फ्लैट एंड फ्लोर में क्या क्या होता है। तो टाइप ऑफ पजल में स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उन सब चीज़ों पर फोकस करना। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मेक श्योर उन टीचर से पूछिए। ये ना हो कि बस वो टीचर आया, अपने क्वेश्चन कराए, गायब हो गया। जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पूछिए। नहीं हो पा रहा है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे पूछ लीजिए।
ठीक है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर योर डाउट्स। तो इस तरीके से आपको पजल्स एंड अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी को करना है। इतने टॉपिक आप फेज 1 में कीजिए, 50 दिन में करिए, हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे ये मैंने टॉपिक दिए, ये 10 दिन में आप कंप्लीट कीजिए, इंट्रो टू ईच टाइप, रेस्ट 30 डेज प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। 10 दिन में आपको हर एक टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर वे में किसी से पढ़ रहे होंगे तभी आपको आइडिया लगेगा, तो वो आप आई होप करेंगे। ये रीजनिंग की बात हो गई। वेटेज की अगर बात करें तो पजल्स आपको पता है कि 20 से 22 नंबर का आता है और 18 से 20, तो यहाँ पे 15 नंबर ले आइए, यहाँ 20 नंबर ले आइए, 35 नंबर तक पहुँचा जा सकता है, जो मैंने टारगेट आपको प्रीलिम्स में बताया था। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फेज 1। अब ये फेज 1 प्रीलिम्स नहीं है, फेज 1 में 50 दिन का जो मैंने टारगेट दिया, इस 50 दिन के अंदर आपको क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ये लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, करने के टाइम मज़ा आएगा आपको। मेहनत करोगे, सिलेक्शन लोगे, करेगा ना तू, करेगा तो। चलो अब आते हैं थोड़े सोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि एज ए स्टूडेंट मेरा माइंड मैप क्या होना चाहिए, मुझे क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। मैं सोचता हूँ जैसे आज मैं बच्चों को बता रहा हूँ, मेरे को कोई बताने वाला होता अपने टाइम पे, आज नहीं था तभी भी कर पाए, लेकिन आज मैं उस नॉलेज को आपको क्यों इम्पार्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस क्लैरिटी के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन आपकी बड़ी बेहतरीन होती जाती है। और फिर आपको ये नहीं रहेगा कि यार ये टॉपिक मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ूँ जिससे कि सब कुछ सीखते हुए चलूँ। नाउ सोर्सेस एंड मटेरियल में सबसे पहला है फ्री वाला, जो यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और पेड वाला भी है मेंबरशिप, जो 2025 का चल रहा है। देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पेड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पेड के बारे में बात करेंगे। पहले मैं यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टॉपिक बताया, वो आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आई होप आपने सब्सक्राइब किया होगा। मैं यहाँ पे ये इनकॉग्निटो में खोला हुआ है, जिससे कि आपको बस रेलिवेंट कंटेंट दिखे, ऐड आई होप ना दिखे। आजा भाई, जूम नहीं होगा क्या? हाँ, तो देखो ये आपका है, ठीक है। जब आप चैनल पे जाते हैं तो ये होम वाला बटन है, वीडियोज़ वाला बटन है, यहाँ पे आपको आज की जो ये वीडियो है अभी चल रही है वो आएगी, शॉर्ट्स वगैरह छोड़ दो, लाइव में लाइव वाली वीडियो, और प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप आ जाइए। ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है यहाँ आप आ जाइए। यहाँ जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। अरे भाई लिख जा, ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाला अरिथमेटिक देख रहे हो, अरिथमेटिक 2025। इसमें जो मैंने चैप्टर आपको बताया, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सारे चैप्टर का डिटेल्ड में डिस्कशन है प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ। इसको पहले कंप्लीट करें। ये जब हो जाता है कि सर मेरे ये चैप्टर हो गए, फेज़ 2 में आप आना चाहते हैं, पहले से ही जल्दी हो गया क्या पता, तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो प्रॉफिट लॉस तक ही है, और चैप्टर क्या है, जैसे टाइम एंड वर्क कहाँ है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कहाँ है, मेंसुरेशन कहाँ है, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये है मेरे भाई। देख रहे हो इसके नीचे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कंप्लीट, क्वांट, अरिथमेटिक। तो जो फेज़ 2 में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, वो यहाँ दिए हुए हैं। तो दोनों प्लेलिस्ट है, कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वांट यहाँ अवेलेबल है। जब ये हो जाए, अरिथमेटिक यहाँ से कर रहे हैं, सर डीआई का भी बताइए। तो डीआई देखो पढ़ना कैसे है, यहाँ पे डीआई के बेसिक्स भी मिलेंगे, प्लस 4 घंटे की एक वीडियो मिलेगी जिसमें हर तरह के डीआई के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है और सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैं आपको लाइव पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, मेरा जो तरीका होता है जो सॉल्व करने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत जल्दी उसकी क्लासेस लगाएंगे, बट यू कैन स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर, अरिथमेटिक एंड डीआई। ये आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा क्वांट कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। सर जैसे पेड में लेके मुझे पढ़ना है, ठीक है, लेटर सपोज इसको हटा लेता हूँ मैं, ये गया। सर आपने यूट्यूब प्लेलिस्ट बता दिया, वहाँ से मैं कर लूँगा, बट आई वांट कि मेरे को एक गाइडेंस चाहिए पेड वाला, ठीक है। तो वो उसके लिए ये वाला हमारा कोर्स है, आरआरबी पीओ का मेंस का कोर्स आएगा, अगर आप मेंस में एनरोल होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप मेंस वाला से आपको हेल्प कम मिलेगी बाद में, इसीलिए मैं आई विल सजेस्ट ये वाला जो कोर्स है आपका मेंबरशिप 2025 वाला, ये आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी कोर्सेज होंगे, बी इट आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, थ्रू आउट द ईयर जितने भी कोर्सेज होंगे सारे आ जाएंगे। सब में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जितने प्री के लाइक प्रैक्टिस कोर्सेज निकलेंगे, मेंस के प्रैक्टिस कोर्सेज सारे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यू विल फाइंड दैट यहाँ पे एक कोड है, इन्फिनिट कोड, ये आप लगाएंगे तो अभी 5500 दिख रहा है, दिस विल कम डाउन टू 4000 समथिंग, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जितने भी कोर्सेज होंगे, प्रैक्टिस वाले, पीडीएफ वाले, सब आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, जीरो वाला कोर्स है, एक जीरो है, ये है क्वांट फाउंडेशन का कोर्स।
मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमने अभी कर लिए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कई बच्चों का कि सर यहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। तो अगर आप लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सबका रिकॉर्डिंग मिलेगा। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये कोर्स का ये अलग से बाय नहीं कर सकते, ये बस शो करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये हमारा 0 का कोर्स है। दिस इज अबाउट कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स फॉर क्वांट एंड DI। अब इसमें क्या क्या हो चुका है, हमने अपने स्टूडेंट को, क्योंकि ये जनवरी में स्टार्ट किया था, ऑलरेडी आई हैव मेड देम रेडी फॉर प्रीलिम्स। तो अगर आप मान लीजिए कल को ये कोर्स परचेज करते हैं तो कैसे पढ़ाई करनी है, एक बार वो आइडिया देख लीजिएगा। बैंकिंग का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल है, क्लासेस, ये ओरिएंटेशन सेशन, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्लासेस कैसे चलानी है, कैसे पढ़ना है मुझे, यहाँ सब कुछ बताया गया है। एंड देन उसी सीक्वेंस में देखो लेक्चर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, आप आएंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स है, ठीक है। जो कैलकुलेशन मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब पे भी बताऊँगा, यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर कितने लिए हैं इस बार देखिए, देख लो, दीज आर ऑल कैलकुलेशन। और ऐसा नहीं कि रैंडमली कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से, डेसिमल व्यू बॉडमास के ऊपर अलग है, फ्रैक्शन के ऊपर अलग है, ठीक है, क्यूब्स, डिविजन्स, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सबको लेके है। प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। ये हो गया स्पीड मैथ्स आपका पूरा का पूरा। और पूरा अगर ड्यूरेशन देखना चाहते हैं तो ड्यूरेशन 10 घंटे का है। मुझे नहीं लगता कि इस 10 घंटे के बाद आपको और एक्स्ट्रा कुछ सीखने की ज़रूरत होगी। हाँ, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस अलग से करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, बट इसको कर लेंगे तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लो, टोटल 11 घंटे की वीडियो है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वी हैव डन सम मेंस पार्ट ऑल्सो, क्योंकि मेंस वाला भी हमें लगता था कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे अभी कर लेते हैं, तो कर लिया था। जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस हमने यहीं पे कर लिया था, ठीक है। इक्वेशंस लीनियर वाले, क्वाड्रेटिक वाले, मतलब अलग अलग वेरिएशन, इनइक्वालिटी भी हमने कर लिया, थोड़ा मेंस का था तो वो भी खत्म कर दिया है। फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस, फिर प्रैक्टिस सेट है, ये सारे क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। देन नंबर सीरीज 8 घंटे का है, हर तरह के नंबर सीरीज। और ऐसा नहीं है कि बस मैं नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ अलग से, फिर यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में बात हो रही है कि अलग अलग पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं जो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सब कुछ के बारे में यहाँ पे नंबर सीरीज की बात हो गई, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है उनका। यहाँ आते हैं अरिथमेटिक फाउंडेशन। तो जो चैप्टर अभी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स में मिक्सचर एलिगेशन तक हम कर चुके हैं, बाकी और चैप्टर धीरे धीरे होंगे। तो आप अगर अभी परचेज करेंगे तो क्या करना, जो रिकॉर्डिंग है ना, डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लो कि मुझे 2 वीडियो कंप्लीट करनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में अगर कुछ दिक्कत होती है, कहीं पे हो सकता है डाउट आ सकता है, मैं वैसे ट्राई करता हूँ कि कोई भी डाउट ना बचे, बट अगर इनकेस आपको डाउट बच जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @raj_, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डाउट के लिए, ठीक है। या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @resolverj। यहाँ पे जो भी आपके डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पेड का हो, फ्री का हो, सबका आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा पेड का कंटेंट है, ये बस मैं आपको क्वांट का बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे ये रीजनिंग का भी है, रीजनिंग की क्लासेस है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इंग्लिश नहीं है, मतलब RRB PO में तो इंग्लिश नहीं है, तो अभी हम रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हो जाता है तो फिर हम इंग्लिश में भी आएंगे, धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि ऐसा भी ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पढ़ा दूँ, रीजनिंग आपका रह जाए। सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, और फेज़ 1 का जो टाइम है वहाँ तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, RRB PO में बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आवर पेड कोर्सेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो चेक कर सकते हैं, एल्स मैंने आपको फ्री का सोर्स भी बता दिया है। इसके बाद आई डोंट थिंक यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट, ठीक है। वीडियो 38 मिनट की हो चुकी है, बट मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। अगर मेरा छोटा भाई होता, वो आज अगर प्रिपेयर कर रहा होता, तो आई वुड हैव गाइडेड हिम लाइक दिस। तो आपको भी मैं उसी तरीके से मान के कर रहा हूँ। मैं ये अब मानता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, और जो मैंने आपको बताया कि आज से 1 महीने बाद आपको फेज़ 2 की वीडियो मिलेगी, उससे पहले ट्राई कीजिएगा 1 महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप बताइएगा। मैं ये नहीं करना चाहता था कि आता यहाँ पे आपको बता देता कि ये मेरा फ्री प्लेलिस्ट है, ये मेरा पेड कोर्स है, पेड कोर्स वो बताया है मैंने, ठीक है। वो लास्ट में सभी बताते हैं, बिकॉज हमें भी तो ये प्लेटफॉर्म चलाना है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देके काम करोगे कि पहले मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, फिर प्रैक्टिस पे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस प्लेलिस्ट देख के फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस की 10 PDF अभी से करने लग जाओगे ना, कोई नया चीज़ नहीं सीख पाओगे। फाउंडेशन बिल्ड करो अपना, पहले फाउंडेशन कर पाओगे तो IBPS PO भी निकलेगा, SBI PO भी निकलेगा, नहीं तो RRB PO भी मुश्किल है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।